अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पॉलिटिकल बात होती है, पॉलिटिकल शोज़ होते हैं, सियासत होती है और मुल्क में जो जारी सियासत है उस पर हम बात करते हैं। लेकिन आज एक चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ और इस चीज़ का पे शर्मिंदगी हुई कि वो बहुत सारी बातें इस तमाम सियासी दंगल में कहीं रह जाती हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। आज हम जिस चीज़ पर और जिस सब्जेक्ट पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हमने पहले की होती तो शायद हम जो मोहम्मद मसूद जैसे लोग इन झांसों में ना आते, इन दो नंबरी का शिकार ना होते। जो लोन ऐप्स हैं, लोन एप्लीकेशंस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सवाल ये भी उठाया जाता है मुझ जैसे कई लोगों ने कि ये ऐसे लोग इन चीज़ों का शिकार क्यों बनते हैं, हुकूमतों की जानिब से इन पर पाबंदी क्यों नहीं होती है, हुकूमत आगाही के प्रोग्राम्स क्यों नहीं चलाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें मीडिया का भी एक रोल है और ये आगाही के चीज़ें मीडिया को भी देनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आगाही अपनी जगह, बहुत सारे लोग जानते बूझते हैं कि वो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, उसमें उसका शिकार हो जाते हैं या उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बेरोज़गारी है, उसकी वजह गुर्बत है, उसकी वजह क्राइम्स हैं, बहुत सारी अनगिनत माशरे में चीज़ें हैं जिसकी बदौलत ऐसे जो लोग हैं जो कि अब माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, इनको ये मौक़े मिलते हैं और इनको ये आसान टारगेट्स मिलते हैं जिनको वो ट्रैप करते हैं। और ऐसा ही हुआ मसूद के साथ, जो मोहम्मद मसूद, और उसने अपनी विडो के नाम एक पैगाम भेजा, एक ऑडियो पैगाम भेजा और उसका कसूर ये था कि वो बेरोज़गार था। बेरोज़गारी से तंग आकर उसने अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 13,000 रुपये उधार लिए। जस्ट इमेजिन 13,000 रुपीज़, जिसका हम जाके शायद एक वक्त में 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग खाना खा लेते हैं। 13,000 उसने उधार लिए जो ऑनलाइन कंपनी थी, और उसके बाद वो रकम पूरी नहीं कर पाया तो उसको इंटरेस्ट उस पर लगा और उससे 50,000 का मुतालबा किया गया। अब जब वो 50,000 भी नहीं दे पाया, एक और उसने एप्लीकेशंस का सहारा लिया, वहाँ से उसने 22,000 रुपये लिए। उसके बाद इनका गठजोड़ चला, वो इंटरेस्ट जो है वो मल्टीप्लाई होता चला गया, यहाँ तक कि दोनों ने मिलकर उससे 7 लाख रुपए का तकाजा किया। यानी आप सोचें कि मामला चला था 13,000 से और बात पहुंची, जो तकाजा किया गया वो 7 लाख तक पहुंची। उसके बाद उसने उन 7 लाख में से कुछ चुकाने के लिए अपने करीबी दोस्तों से, रिश्तेदारों से लिया, कुछ कर्ज लिया, लेकिन बहरहाल ये मल्टीप्लाई होता चला गया और यूं उस शख्स ने तंग आकर मजबूरी में, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने अपनी जान ले ली और उसने खुदकुशी कर ली। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक मोहम्मद मसूद तो चला गया, लेकिन बहुत सारे मोहम्मद मसूद आज भी इस माशरे में रह रहे हैं। वो मैं उनसे आपकी मुलाकात भी कराऊंगी। इन पर जिसने आवाज़ उठाई उस पर उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ FIA का इस हवाले से क्या रोल है और क्या होना चाहिए, क्या उन्होंने किया, उस पर भी बात करेंगे। मैं ज़रा अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ अब्बास, जो वो भी एक मुतासरा शख्स हैं, मैं उनसे पूछूंगी आगे जाके। बहुत शुक्रिया फजल अब्बास आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। और उन्होंने भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया, किस ज़रूरत के तहत लिया, कितना लिया था, अब वो कितना हो गया, ये मैं उनसे पूछूंगी। राबी पीरज़ादा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, और मुझे आज पता चला, बहुत शुक्रिया राबी आपके प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, कि आप इस इशू पर आवाज़ भी उठा रही हैं। ये मेरी कोताही भी है जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। और ऐसे बहुत सारे केसेस पे आपने काम भी किया है और आपकी जो NGO है उन्होंने मेरे ख्याल है उनकी पेमेंट्स भी की हैं, उनके लोन्स अदा भी किए हैं। अमार जाफरी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, फॉर्मर एडिशनल DG FIA। अब मैं चाह रही थी कि मोहम्मद मसूद जो अब हम में नहीं है, उन्होंने खुदकुशी की 13,000 रुपये की वजह से। जो 13,000 उनके पास नहीं थे, उनको किस तरह से डराया गया, उनको किस तरह से धमकाया गया, और वो क्या धमकियां थी, क्या उनको ब्लैकमेलिंग थी जिसके ज़रिए वो ट्रैप हुए और दबाव का शिकार हुए और उसके बाद वो खुदकुशी पर मजबूर हुए। छोटा सा ऑडियो क्लिप है, ज़रा सुनिएगा। अब मैं आपको दलील करूंगा, मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का देते हैं, क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से माने तुम्हारे मुंह पे बकवास की 2 दिन की दलील। सर मैं बकवास कर रहा हूँ, 12 बजे तक पेमेंट करे या नहीं करे, तुम्हें 2 दिन सुना रहा है। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। बकवास कर रहे आगे से। मैं असल में 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं या नहीं?
12 बजे तक मुश्किल है मेरे लिए। ये एक छोटा सा क्लिप है जो हमने आपको सुनाया। इसके अलावा क्या क्या होता है आप अंदाज़ा भी शायद नहीं कर सके। जब से मैं इस केस को स्टडी कर रही हूँ, इस पे पढ़ रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, मेरी टीम हम जो कर रहे हैं वो हमें पता चल रहा है कि किस हद तक गिर जाते हैं ये लोग और किस हद तक मजबूत है ये माफिया। फजल अब्बास साहब, पहले मुझे बताइएगा कि आपने कितना लोन लिया, किस ऐप से लिया और किस ज़रूरत के तहत, किस मजबूरी में आपने लिया, आज वो कहाँ पहुँचा? अस्सलाम वालेकुम। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले एक मेडिकल इश्यूज़ की वजह से अपने घर में मुख्तलिफ 4-5 ऐप से लोन लिया था। तकरीबन वो अमाउंट बनती है 1.25 लाख के करीब। तो वो 1.25 लाख के करीब वो अमाउंट थी। अब जब वो मैं लोन रीपे करने गया तो क्योंकि उस दौरान मेरी वालदा की डेथ भी हुई थी तो काफ़ी टाइम गुजर गया था, तकरीबन 15-20 दिन का टाइम आ गया था। जब मैं वो रीपे करने का टाइम आया तो वो 1.25 लाख का लोन तकरीबन 2.5-3 लाख पर पहुंच गया था। अब फिर यही हुआ कि मुझे एक लोन को भरने के लिए मुख्तलिफ कंपनी का दूसरी लोन ऐप कंपनी का सहारा लेना पड़ा। वो लेते लेते आज तकरीबन उस लोन से एक कंपनी को रीपे कर गया, फिर उसे दूसरी कंपनी को रीपे कर गया। वो करते करते आज मैं 3,60,000 रुपये के नीचे हूँ। अभी भी तकरीबन 6-7 लाख की अमाउंट मैं पे कर चुका हूँ अलग अलग कंपनीज़ को, लेकिन अभी भी 3,60,000 रुपये मुझे देने हैं जो है मुख्तलिफ ऐप कंपनीज हैं। और ये कितने अरसे में हुआ है? ये तकरीबन 1.5 साल में तकरीबन। मतलब 1.5 साल के अंदर आपने 1.25 लाख लोन लिया, 6 से 7 लाख आप अदा कर चुके हैं और अभी भी आप 3.5 के पेरे में हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में होता ही है कि अगर आप लोन पेमेंट आपको करनी है किसी कंपनी की और लास्ट डेट आ गई, हम नहीं कर सकते। तो जैसे 50,000 की अमाउंट है तो वो 50,000 के लिए कहेंगे कि आपको एक हफ्ते की एक्सटेंशन के लिए 12,500 रुपये पे करें। अब मैंने 12,500 रुपये सिर्फ 7 दिन की एक्सटेंशन के लिए पे कर दिए, लेकिन वो 50,000 की अमाउंट मेरी अपनी जगह अभी भी कायम है। तो वो इस तरह कर्ज बढ़ते बढ़ते इस तरह पहुँचा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितनी फेयर डील होती है जब एग्रीमेंट होता है? वो आपको मार्कअप बताते हैं या इंटरेस्ट रेट बताते हैं कि आप 1.25 लाख ले रहे हैं तो अगर आपने 2 महीने में दिए तो इतने होंगे, 4 महीने में अदायगी की तो इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ये सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखत पढ़त होती है इनकी? इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होता। जब मैं लोन अप्लाई करता हूँ तो वो मुझे ऑप्शन देते हैं। फर्ज करें मैं 30,000 का लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो वो कहते हैं 30,000 रुपये की आप लोन लेंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 45,000 पे करने हैं 7 दिन के अंदर। और वो 30,000 अब मेरे अकाउंट में पूरे ट्रांसफ़र भी नहीं होते, वो प्रोसेस फीस के नाम पे 5,000 ऑलरेडी काट देते हैं, अकाउंट में 25,000 ही आते हैं आपके। तो ये कोई फेयर डील नहीं होती। जब हम ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो कहते हैं 90 डेज की टाइम है, लेकिन वो 7 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते और कोई सुनवाई नहीं है। राबी पीरज़ादा साहिबा, एक केस ये है, पता नहीं कितने केसेस आपने देखे होंगे, कोई सुनवाई है इस माशरे में? मतलब मैं हैरान हूँ और मैं अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो गए हैं कि मतलब आप सोचें कि किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा वो मोहम्मद मसूद जिसने ख़ुदकुशी कर ली उस 13,000 रुपये के उधार लेने के बाद। राबी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो यह कि इसके ऊपर मैंने उस वक्त आवाज़ लगाई थी जब मेरे पास अक्सर लोग आ जाते हैं, ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, बच्चे ज़्यादा आते हैं, कुछ भाग के लड़कियां भी आ जाती हैं कि हम तंग हैं अपनी ज़िंदगी से। तो वो एक साहब को लोग लेकर आए, उसने ही वॉज़ अबाउट टू डाई, अपने ऊपर पेट्रोल उसने छिड़का हुआ था और उसके लोग उसको लेकर आए कि भाई आप इसको बताएं, इसको समझाएं, ये तो मरने जा रहा है। तो मैंने उस भाई को बुलाया, मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन ऐप क्या होती है। दैट वाज़ द टाइम, आपको पता है कि राबी पीरज़ादा फाउंडेशन के स्कूल्स हैं, कुरान स्कूल्स हैं, हम उसमें हेल्थ में हेल्प करते हैं। शादियों पे मैं हेल्प नहीं करती, मैं कहती हूँ वो आराम से ही ना। तो मुझे ये ऑनलाइन ऐप्स का पता ही नहीं था। तो जब वो उसको लेकर आए उस भाई को, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या मसला है? तो उसका था कि उसने 30,000 रुपये कर्ज़ लिया हुआ था जो कि अब लाखों में कर्ज़ था। और जैसे इन भाई ने बताया कि वो वीकली आपसे पैसे चार्ज करते हैं।
अब आप ये देखें ना कि हमारे मुल्क का सिस्टम, हम इन ऐप्स को तो हम कह रहे हैं बिकॉज मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि जब भी मैं कोई भी चीज़ पोस्ट करती हूँ तो हमारी पुलिस मुझे रिस्पॉन्ड करती है, जुडिशरी सिस्टम जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करता है, FIA रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज दे नो कि हम अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं और वो राबी पीज़दा फाउंडेशन के हर अकाउंट के ऊपर वो हमें उसमें ज़रूर जवाब देते हैं। लेकिन इस केस के ऊपर सब लोग खामोश थे, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो थी उसकी, वो अपने बच्चों को लेके मरने जा रहा था। तो खैर उसको हमने हेल्प आउट किया, उन लोगों से हमने बात की। देखें, पहली बात तो ये है कि आप इस मुल्क के प्रोसीजर्स देखें कि जब आप बैंक से कर्ज लेने के लिए जाते हैं ना, तो आप उनको बताते हैं मेरी इतनी वेल्थ है, मेरे पास इतनी इनकम है, मेरे पास इतने, ओ भाई जब तुम्हारे पास इतने घर कोठियाँ वेल्थ हैं तो तुम्हें तो लोन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। लोन की ज़रूरत तो उनको होगी जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये प्रोसीजर जो हम एक लीगल तरीके से हम कर्ज ले सकें वो है ही नहीं। फिर कर्ज़े हंसना के लिए बहुत सारी, मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपनी फाउंडेशन में बहुत दफ़ा कर्ज़े हंसना दिया, यकीन करें आज तक किसी ने एक किस्त भी नहीं मुझे वापस की। हमारी कौम का मिजाज भी कुछ डिफरेंट है। अब ये है कि ये लोन वाले, जब आप इनसे लोन कभी वो करें, और मैं हैरान हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि डॉन न्यूज़ ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, क्योंकि मेरी आवाज़ कुछ दिन तक तो सारे चैनल्स वैनल्स ने उठाई थी, शेयर की थी, बट उसके बाद वो ख़त्म हो गई। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अब होता यह है कि वो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको बहुत इजीली लोन दे देते हैं, दे डोंट, बल्कि वो आपको जैसे वो होते हैं ना कि आप उनके बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो आपको बड़ा रिस्पेक्टफुली डील करते हैं और बड़े आराम से आपके अगले दिन या 2-4 घंटे में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ट्रैप यू। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। और हमारी कौम का मिजाज देखिए, हम हर चीज़ जो है वो अपने इदारों पे डाल देते हैं। हमारी कौम का मिजाज जो है वो भी मज़हब से बिल्कुल दूर है, कि जब वो बता रहे हैं कि भाई इतना इतना सूद लिया जाएगा, तो सूद तो वैसे ही इस्लाम में हराम है, तो उनको अल्लाह तवक्कल ये सोच लेना चाहिए कि आप सूद, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं सब लोगों को बता रही हूँ, अगर आपके ये हालात आ गए, आप मरने वाले हैं, तो खुदा के वास्ते एक दफ़ा राबी पीरज़ादा फाउंडेशन काजी रोड पर है, वहाँ पर ज़रूर आ जाएं। अगर आपकी मदद ना हुई तो फिर आप ये बताइएगा। मौत तो लाइक, ये तो मैं कहूँगी कि शैतान वाला काम है। इब्लीस भी तो अल्लाह की रहमत से मायूस ही हुआ था। बात की है, लेकिन समटाइम्स देखिए जिस तरह से ह्यूमिलेशन उसकी की गई, और कई जगहों पे ये होता है कि वो आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी कॉपी कर लेते हैं, आपके मोबाइल की, आपके फ़ोन तक स्मार्टफोन है उन पे एक्सेस उनकी हो जाती है, आपकी गैलरी से आपकी फैमिली पिक्चर्स ले लेते हैं, उनको एडिट करते हैं, उनकी नाजेबा पिक्चर्स उसकी ब्लैकमेलिंग करते हैं। मतलब देयर आर मैनी वेज, हंड्रेड्स ऑफ वेज। नसीब मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अमार जाफरी साहब जो कि फॉर्मर एडिशनल DG FI हैं, उनसे भी ज़रा बात करती हूँ। अमार जाफरी साहब मुझे बताएगा कि ये एक मोहम्मद मसूद ने 13,000 का लोन लिया, उसके बाद वो बढ़ के लाखों में पहुंच गया, वो अदा नहीं कर सका, उसको उसकी तजलील की गई, उसको धमकियां दी गई, बिल आखिर उसने खुदकुशी कर ली। ये वो मोहम्मद मसूद तो चला गया, कितने मोहम्मद मसूद यहाँ पर अभी भी आज भी हैं। एक हमारे प्रोग्राम में भी, अल्लाह ना करे वो मोहम्मद मसूद हो, लेकिन बहरहाल फजल अब्बास उनके साथ भी है। सर क्या कहता है हमारा कानून, और कानून की पकड़ में क्यों नहीं थे ये लोग? अच्छा, तो पहले डॉन टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लाइव लिया मुझे इस पे। ये गालिबन आज का सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम है आपका, जिसके ऊपर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो साहब जिन्होंने खुदकशी की, उन्होंने क्यों खुदकशी की और क्या वो इन्वायरमेंट थी जिससे मजबूर होकर। अब सारे खुद सोचे जो मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसा अकेला होता मुझे कोई फिक्र नहीं, उसके 2 बच्चे, उसकी बेगम, और वो एक माशरे का जिम्मेदार आदमी। अब आप खुद सोचे, सारे अपने दिल पे हाथ रखे कि आपने 13,000, उसने 13,000 तो उधार लिए, और जो बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी अमाउंट बन गई, और फिर वो उस ट्रैप में जाता चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको 2 एंगल से देखना पड़ेगा। एक तो इस एंगल से कि उसको क्या सूरत हाल थी, इसको 13,000 रुपए के लिए उसको। सर वो तो छोड़ दीजिए ना, मुझे तो ये बताएं कि कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है पाकिस्तान में? जो चाहेगा, जो जिसको करना है कर लेगा, जिसको चाहे ट्रैप कर लेगा, जिसको चाहे ह्यूमिलेट कर देगा, जिसको चाहे ब्लैकमेल कर लेगा। इतना आसान है? क्यों है इतना आसान? इसमें गुजारिश ये है कि एक चीज होती है, इसको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। पब्लिक पॉलिसी ड्राइव करती है आपके लॉज को, और लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, उसकी इदारे कॉग्निजेंस लेते हैं और लोगों को पकड़ते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक पॉलिसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसीलिए इस तरह के जो मुजरिम हैं जो ये काम कर रहे हैं वो खुले फिरते हैं,
और जो उनके टारगेट्स हैं वो विक्टिम होके उनके हम या मरने के बात करते हैं या वो बच जाते हैं तो हम उनकी बात करते हैं। मैं 3 लोगों का रोल बयान करना चाहूंगा। सबसे पहले तो लॉ एनफोर्समेंट का ये जो केस है पर्टिकुलर, ये एक मल्टीपल इसे कहते हैं ना कि लॉज इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर एक बैंकिंग क्राइम लॉ इन्वॉल्व हो रहा है जिसके अंदर आप कोई भी लोन स्कीम जारी नहीं कर सकते लीगली और जब तक वो रजिस्टर्ड बैंक ना करे। ये क्यों माइक्रो फाइनेंस की 23 कंपनियां काम कर रही हैं पाकिस्तान में और अंडर दी लॉ कर रही हैं और वो बाकायदा 23 समथिंग % के ऊपर लोन दे रही हैं जो कि बहुत ज्यादा है मैं समझता हूँ। लेकिन चले भारत वो अंडर बैंकिंग लॉ काम कर रही हैं। अच्छा, अब ये तो एक लॉ हो गया। मैं समझता हूँ कि जो कवानीन है वो अप्लाई होते हैं उन तमाम लोगों पे जो अब लॉ काम कर रहे हैं। कि जिन साहब ने ये लोन कंपनी खोली हुई थी उनकी ऐप मौजूद है इस वक्त तो गूगल के ऐप सर एक नहीं है, मैं 50 ऐसी ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो काम कर रही हैं और धड़ल्ले से कर रही हैं। अभी भी कर रही हैं। जी बताइए। अमार जाफरी साहब, मैं दोबारा आपसे रब्ता करूंगी। फजल अब्बास साहब, मुझे बताइएगा कि ये तो एक आप है और आपके सर्कल में ऐसे भी लोग हैं, कुछ अंदाजा है कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं कितने लोग इनसे और मैक्सिमम मिनिमम कितने लोन्स लेते हैं? मैंने तकरीबन जब से एक वीडियो वायरल हुआ है मेरे पास तकरीबन 1000 कॉल्स आई हैं मुतासरा लोगों की, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसके थ्रू। तो मैक्सिमम लोन जो ये कंपनीज हैं लोन ऐप वाली वो 60,000 भी देती है। अब वो 60,000 अगर आपको लोन देगी 14 दिन के लिए तो उसके ऊपर वो 95,000 चार्ज करती है। ओह माय गॉड। अच्छा, और आपको कैसे पता चला था इस एप्लीकेशन का? जी, मैं जैसे स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, मुझे एड्स आते रहते थे, यूट्यूब पे भी एड्स आते हैं। तो हुआ ये था जब मुझे इमरजेंसी में लोन चाहिए था तो उस वक्त एक मेडिकल इमरजेंसी थी तो मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैंने ये यूटिलाइज़ किया। पहले तो वो छोटे लोन से अप्लाई करते 7,000 6,000, लेकिन जैसे जैसे आप लोन रीपे करके उनको देते वो क्रेडिट लिमिट आपकी बढ़ा देते और फिर जब आप एक बड़ा लोन अप्लाई कर देते आप वहाँ फंस जाते। फिर वो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप दूसरा ट्रैप है, पूरा ट्रैप है। और जाहिर सी बात है, इजी मनी है, लोगों की ज़रूरत है। राबी साहिबा, लोग जो जितनी बेरोज़गारी है, जितनी गुर्बत है, लोगों को लगता है यार 7,000 रुपये कोई बात नहीं, ले लेते हैं। 10,000 रुपये हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें, ले लेते हैं, दे देंगे, लेकिन वो कभी वापस दे नहीं पाते। आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि आपसे ज़रा मुझे थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा कि अगर ऐसे लोग जो नहीं उसको रीपे कर पा रहे वो किस तरह से आपसे रब्ता करें? देखिए, मेरा जो गूगल के ऊपर एड्रेस है मेरी फाउंडेशन के हेड ऑफिस का, उनके ऑफिसेज़ का, मेरे स्कूल्स का, दे कैन रीच देयर। और मैं मज़े की बात बताऊं कि हम लोगों को अब लोन नहीं देते, मैं उनको नौकरी पे रख लेती हूँ। कोई आता है ना, मेरे पास नौकरी नहीं, मैं लुट गया, मैं पिट गया, बर्बाद हो गया, तो मैं ऐसे कहती हूँ भाई आ जाओ, कल से आना शुरू हो जाए, ये तुम्हारी तनख्वाह है। अल्लाह, यकीन करें, अल्लाह राज़िक है और अल्लाह इनको रिस्क लगाता है। अभी मुझे आपकी एक बात बड़ी लॉजिकल लगी जो आप FIS वाले जो साहब हैं उनसे बात भी कर रही थी। ठीक है, एक ओपन बात है, एक ओपन एंड शट केस है कि ये लोन्स गलत हैं, ये लॉफुली भी गलत हैं, ये रिलीजियसली भी गलत हैं। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, इस पर इतनी लंबी चौड़ी बहस की क्या ज़रूरत है? मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है लोन्स के बारे में, इन्हीं ऐप्स के बारे में, उसमें इन सारी ऐप्स के नाम, नंबर, उनकी तस्वीरें, उनके एड्रेसेस हैं। हमें इसको हम पता नहीं क्यों जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हम लंबी लंबी चीज़ों पे पड़े जाते हैं। अब कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि भाई मैं बात करता हूँ, मैं स्टेप उठाता हूँ। ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे शुड टेक अ स्टेप, जस्ट क्लोज इट डाउन। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। और राबी साहिबा, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इस पे 2 दिन बात होगी जब तक वो मीडिया पे जिंदा रहेगा। Exactly. 4 दिन कार्रवाइयाँ होंगी, 2 दिन छापे मारेंगे और उसके बाद फिर फाइलें बंद होगी और ऐसे मोहम्मद मसूद टाइप के लोग जो हैं बेचारे, और इसी शहर में, इसी गलियों में, इसी सड़कों पे वो अपने जूते घिस रहे होंगे और इनको भर भर के जो है ना वो अपनी कमाइयाँ दे रहे हैं। साफ सीधी बात है, ये तो लाइक किसी बच्चे से भी पूछ लो भाई, ये कंपनीज हैं, ओपन खुले मुंह वो काम कर रही हैं यार। आई मीन, आप पुलिस वालों को बोलो, उनको फोन करें, बिल्कुल ठीक। मेरे पास माजरत के साथ टाइम कम है। बहुत शुक्रिया राबी साहिबा, फजल अब्बास साहब और अमार जाफरी साहब, और करेंगे कि इस चीज़ का फॉलो अप लेते रहें। इस किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं उनको बैन तो किया गया है, कुछ छापे भी मारे गए हैं, लेकिन
कौन किस हद तक इसको सीरियस लेता है, ऐसी कोई मिसाल हमें माजी में मिलती तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे पूरा पाकिस्तान भी चल रहा है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो ज़रा पॉलिटिकल बात करेंगे। जो इंतखाबात की बात तो हो रही है, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता। असेंबलीज तो मुद्दत अपनी मुकम्मल कर लेंगी, नए इलेक्शंस के लिए पहले टूटेंगी या खुद ब खुद तहलील होंगी, ये भी अभी किसी को नहीं पता। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैच जो है दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन अब हम अभी भी है कि मैच जो है वो कौन जीतेगा, फैसला होगा नहीं होगा, टॉस कौन जीतेगा, बहुत सारी चीज़ें। उसकी वजह यह है कि कल वज़ीर आज़म साहब जब एक तकरीब से खिताब फरमा रहे थे तो उन्होंने ये बात तो की कि अगले महीने यानी अगस्त में उनकी जो मुद्दत है हुकूमत की वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद वो घर चले जाएंगे और एक निगरान सेटअप आ जाएगा। क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। 22 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वजीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो इंशाल्लाह था उसके साथ अगस्त 2023 की तो बात थी, लेकिन डेट की तारीख की बात नहीं की जाती और तारीख चूँकि अभी तय नहीं है। मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। किसी का ख्वाहिश ये है कि 90 दिन मिले, किसी की ख्वाहिश ये है कि 60 दिन मिले और किसी की ख्वाहिश तो है कि उसको 6 महीने भी मिल सकते हैं या मिल जाएं। इसी हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की, क्योंकि जब इलेक्शन की बातें हो रही हैं और दुबई प्लान, लंदन प्लान, सीट एडजस्टमेंट, क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिएगा। इस मरतबा हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। अगर कोई जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमारे जो विनिंग और हमारे जो डेडिकेटेड मुखलस कारकुन है हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है वो बड़ी ही महदूद होगी। सीट एडजस्टमेंट की बात है, सुनने में ये भी आया कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि सीट एडजस्टमेंट हो, उसने ख्वाहिश का इजहार भी किया था, लेकिन नून लीग के अंदर कसरत राय इस चीज़ की पाई जाती है कि जी किसी से सीट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी इत्तेहादी हैं डेफिनेटली आने वाले वक्त में वो अपने अपने मंशूर के तहत बग़ैर किसी सीट एडजस्टमेंट के वो इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक मामला और भी जो चीज़ सामने आई है वो ये कि असेंबलीज जो हैं वो अपनी मुद्दत से पहले उनको तोड़ा जाएगा या वो अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पे खुद ब खुद तहलील होंगी। क्योंकि अगर तोड़ा जाएगा असेंबली को, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, तो फिर 90 दिन मिल जाएंगे अगले इलेक्शन में जाने के लिए, वरना 60 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने होंगे। तो मामला क्या है, किस बात पे जो है वो तमाम के तमाम लोग तय हैं, कंसेंसस है नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर पार्लियामेंट्री इसके लीडर भी हैं पंजाब असेंबली के। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स, और उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रोकड़ी साहब, उनसे भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। आज के जो 3 अहम सवालात हैं वो मैं अपने नाज़रीन के सामने रख देती हूँ, तो फिर हम इस पर बात करते हैं। सवाल नंबर 1, हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म होने के करीब, इंतखाबात कब होंगे, अभाम बरकरार। पीपल्स पार्टी मुद्दत मुकम्मल करके हुकूमत छोड़ने की हामी, जबकि नून लीग कबल अज़ वक्त असेंबलीज तहरीर करने की ख्वाहां। आखिर ऐसे कौन से अहदाफ हैं जिनके लिए 90 रोज़ दरकार हैं। सवाल नंबर 2, नून लीग का पंजाब में सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान, इससे किसको होगा फ़ायदा और किसका होगा नुकसान। सवाल नंबर 3, टूट फूट की शिकार तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात उठ गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों की PTI के वोट बैंक पे नज़र, लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर की नज़र किस पर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और राना इस तरह आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या तय किया है और कुछ तय किया है असेंबलीज, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जब ऐलान किया उन्होंने अगस्त की बात की, 2023 की बात की, तारीख की बात उन्होंने नहीं की। अभाम ही रखना है इस हवाले से या क्लैरिटी देनी है कि 90 दिन चाहिए केयर टेकर सेटअप के लिए या 60 दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मुद्दत से पहले असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व कर दी जाती हैं
तो ये लाजमी नहीं है कि 90 दिन बाद ही इलेक्शन होगा, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, और ये इसकी डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है। अगर इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पहले मुकम्मल हो गई तो हो सकता है वो 60 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दे, तो उसको आप एक विंडो दे रहे हैं 1 महीने की एक्स्ट्रा कि वो उसके दरमियान में कोई डेट जो है वो सेट कर ले। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि 15-20 दिन ऊपर नीचे इलेक्शन की डेट हो जाए। बड़ी बात ये है कि ये असेंबली अपना टेन्योर से अगर 1-2 दिन पहले तहलील हो जाती है, मुद्दत मुकम्मल कर लेती है, तो ये जा रही है। पहले आप देखें इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये 2 साल और एक्सटेंशन कर लेगी, साल और एक्सटेंशन हो जाएगी, 6 महीने और एक्सटेंशन हो जाएगी, जबकि कभी एक किसी जो है मिनिस्टर ने PMLN से कम से कम इस चीज का तस्करा या इसकी तस्दीक नहीं की कि ऐसा जो है वो हुकूमत या PMLN सोच रही है। राणा साहब माजरत के साथ, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने आसानी के साथ आप कह रहे हैं, तो वजीर आजम जब अगस्त 2023 की बात कर रहे होते तो तारीख भी अनाउंस कर देते और बड़ा कैटेगोरिकली कह देते कि जी 12 अगस्त को हमारी मुद्दत कंप्लीट हो रही है और रात 12 बजे असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ये वक्त आने के ऊपर, या क्योंकि ये कोalition हुकूमत है, इसमें मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, मुख्तलिफ जमातों का, तो शायद ये वजह है कि अभी एक हतमी डेट अनाउंस नहीं हुई। लोगों को कुछ को एतराजात हैं, कुछ का अपना यही मैं जानना चाह रही थी। जो आप कहते हैं ना कि छोटा सा मसला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है, आपको शायद ना पड़ता, आपके इत्तेहादियों को फर्क पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, इस पर जरा बात करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, जो नय्यर बुखारी साहब ने आज बात की है, डॉन न्यूज़ से इन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को असेंबलियां तहलील करने के बजाय आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये आपका पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा है, या बस ठीक है करनी चाहिए, ठीक है नहीं तो खैर है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आईनी मुद्दत पूरी करने के हक में रही है। हमने हमेशा कोशिश की है कि पार्लियामान अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे, और मैं नहीं समझता कि अगर वो 1-2 रोज पहले असेंबलियां डिसॉल्व करके कोई 1 महीने में ऐसा फायदा PMLN को भी पहुंच सकता है, कतन नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो डे फर्स्ट से बड़ा क्लियर है कि हम आईनी मुद्दत पूरी करने के हक में, और इसी तनाजुर में बुखारी साहब ने जो बयान स्टेटमेंट दी वो भी वही स्टेटमेंट है, और उसे पार्टी पॉलिसी भी आप कह सकते हैं। वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो बात वो कहते हैं वो पार्टी पॉलिसी होती है। अच्छा, अब तक हुकूमत ने आपसे, हुकूमत में तो आप भी हैं, लेकिन नून लीग ने इस पे आपसे कोई मुज़ाकरात किए हैं, कोई बातचीत की है कि पहले होनी चाहिए? ये डेफिनेटली दुबई में तो की होंगी, जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे आप लोग। देखिए, अभी इसमें कोई डिसाइडेड नहीं है। बाकी जहाँ सियासतदान मिलके बैठते हैं वहाँ पे गुफ्तो शनीद होती है, वो सियासी बातें ही करेंगे। अब वहाँ पे बैठ के मैं नहीं समझता कि कोई गैर जरूरी बात होती होगी, वो सियासी बातें ही होती होंगी, डायलॉग्स होते होंगे, व्यूज एक्सचेंज होते होंगे, और उसमें यकीनन ये सारी बातें डिस्कस भी हुई होंगी, और उस पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया पार्टी की तरफ से। तो जैसे हालात और वक्त गुजरता है, सारी चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी, आपके सामने होंगी। अब मुझे ये बताएगा कि ये जो इतनी अनसर्टेनिटी है, इसके रीजन क्या है? मैंने 2008 के इलेक्शंस कवर किए हैं, 2013 के किए हैं, 2018 के किए हैं। हमें पता था ये इस दिन इलेक्शन होने हैं, इस दिन हुकूमत ख़त्म होनी है, इस दिन असेंबलीज तहलील होनी है, सिवाय उसके कि 2008 में बीबी की शहादत हुई थी तो 1 महीना एक्सटेंड हो गया था। ये इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है? कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ऐसे कौन से अहदाफ हैं जो हासिल करने अभी बाकी हैं? नहीं, अहदाफ से पहले हम ज़रा पीछे चले जाते हैं ना। अनसर्टेनिटी होनी है, पिछले 4 साल का गवर्नमेंट का टाइम, वो फिर उसके बाद का 1.25 साल ये जो टाइम गुजार लिया PDM ने, और इस सारे अरसे के अंदर जो एक मुनज़्ज़म साजिश चलती रही, 9 मई को आपने उसका क्लाइमैक्स देखा। उसके बाद अब इसकी डस्ट सेटल हो रही है, कहीं पे क्या 4 साल में क्या अनसर्टेनिटी रही? 4 साल में रहा क्या? बुजदार, गोगी, पिंकी, नहीं अनसर्टेनिटी है ना। देखें, मुआशियात आपकी तबाह हो गई। मैं ये बात नहीं, एक सेकंड ना, मेरे से सवाल का पूछे तो मेरा मतलब है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या बनता है?
अनसर्टेनिटी के आपकी पूरी सिस्टम कोलैप्स हो गया, आपके डिप्टी कमिश्नर पैसे दे के लग रहे हैं, आपके एक्सियंस पैसे दे के लग रहे हैं, आपका हर ठेका बिक रहा है, आपकी एक एक चीज़ का सौदा हो रहा है, आपकी जो नेशनल पॉलिसी है CPEC की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आप इंटरनेशनली जाके इसराइल के साथ सौदागरियाँ कर रहे हैं, आप अपनी अनसर्टेनिटी से अलावा क्या है, आप बलोचिस्तान के अंदर आपके मसाइल बढ़ रहे हैं, सवात के अंदर आप अफगानिस्तान से TTP के साथ खुद मुज़ाकरात करके उनको सेटल करने की बातें कर रहे हैं। तो कौन ये कर रहा था ये? इमरान खान कर रहा था, अकेला कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? नहीं, अकेला कर रहा था। नहीं, मेरी बात फिर TTP के साथ, माजरत के साथ, TTP के साथ मुज़ाकरात, उनकी सेटलमेंट अकेला इमरान कर रहा था। सुने ना, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि फैज और ये सारे इकट्ठे थे, फैज, पिंकी, गोगी, इमरान, ये सारे इकट्ठे थे। क्या ये नहीं होता रहा? किस पे कितने केसेस बनाए आपने? नहीं, मैंने केसेस बनाने हैं, मुझे जब मौका मिला तो अब मुझे बताएं, अब उस 4 साल का जो सारा एक धचका है और गवर्नमेंट चली जाती है और ये लोग आके गवर्नमेंट संभालते हैं, ठीक है, तो उस सारे का वबाल इनके गले है। ये 1.5 साल से जो गालियां ये लोगों की खा रहे हैं और वो जो झूठा साइफर लहराने के बाद सारा एक नया क्राइसिस क्रिएट किया गया, हर वो बयानियां बेचा गया जिससे लोगों को आप बेवकूफ़ बना के उनके इमोशंस के साथ मजीद डिसऑर्डर के अंदर लेके जाएंगे। आप ये तो देखें पाकिस्तान खड़ा किधर है उस वक्त, यानी पॉलिटिकल आदमी के लिए देखें। इन माजरत के साथ अगर आपको इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ानी है, उसका सब बेहतरीन तरीका आईनी तरीका है, असेंबलीज मुद्दत मुकम्मल करें, 12 अगस्त को वो तहलील हो, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, फ्रेश मैंडेट लें। ये दूसरी चीज देखिए, आपने आप ये सवाल दूसरा आ गया, पहला सवाल और था, ये सवाल अब ये है कि अभी जो पॉलिटिकल आदमी है वो कभी भी कैसे कहेगा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, असेंबलीज को मुद्दत भी पूरी करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसको और पावरफुल किया, ये बहुत अच्छा काम किया। हमें ये सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन पे छोड़नी चाहिए कि वो क्या फैसला करते हैं। जब आप हमसे सवाल पूछेंगी ना, मैं अपनी राय तो दूंगा, मैं कहूंगा नहीं भाई मैं तो हक में नहीं हूं, मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए और चाहे 6 महीने बाद आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन लेकर आएगा? निगरान सेटअप लेकर आएगा। देखें पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल लोग नहीं ला सकते। देखें पॉलिटिकल लोगों के ऊपर जो भार होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। आज आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके आ जाएं, इलेक्शन के बाद भी किसी को भी लेके आ जाएं जल्दी, और उसे कहें कि इन हालात में मुल्क चलाओ, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो फिर इसी तरह ऑन लाइटर नोट, ये आपकी जाती ख्वाहिश है? मेरी जाती ख्वाहिश पक्का ही नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं जो पॉलिटिकल अपने हालात देख के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन लड़ना को आसान काम है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि कम से कम वो क्लियर मेजॉरिटी लेके आए ताकि अपनी गवर्नमेंट चला सके। क्या वो फिर इसी तरह आए, फिर दाएं से 20 पकड़े? आपने डॉन वालों ने, अगर डॉन वालों को यहां पे किसी और चैनल से ला के बैठा के अपना प्रोग्राम करना पड़े, क्या होगा? कर सकते हैं कि 40% उधर से कैमरा मैन इधर से आ जाए, उधर से। तो यही होता है ऐसी हुकूमतें कामयाब होती हैं। एक को सिंपल मेजॉरिटी लाके देगा था, उसको भी घर भेज दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल मेजॉरिटी हो नहीं हो, क्या हो क्या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने आना है उसने जाना है, और जिसने फैसला करना है कि जिसने आना है उसने जाना है, ये सब होता है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से जरा वापस आऊंगी तो राना साहब से पूछूंगी, राना सनाउल्लाह साहब के बयान पे कि जी नून लीग किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। नून लीग क्यों बज़िद है कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या होगा? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टाइम कम है, ज़रा मैं चाह रही हूँ कि कोई क्वेश्चंस कर लूँ और कोई आंसर्स ले लूँ। राना साहब ज़रा बताएगा कि ये पार्टी के अंदर डेफिनेटली ये तय हुआ होगा, जब भी राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। उससे पहले तो हो रहा था कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी थी और आप लोग भी कहते थे हम आगे भी इत्तेहाद से चलेंगे, फिर क्या वजह हुई? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या सीट एडजस्टमेंट सिर्फ पंजाब में होती है? क्या वो सिंध में नहीं होती, KPK में या बलूचिस्तान में नहीं होती? तो ऐसे नहीं है। देखिए, पंजाब का स्टेक जो PMLN जो है, वहाँ पॉपुलर तरीन पार्टी है, वो अपना स्टेक जो है वो दूसरी जमातों को किस बिहाफ पे दे? क्या वो शेयरिंग फार्मूला जो है बाकी सूबों में भी वो लागू होगा? तो ये सारे वो सवालात हैं मेरे ख्याल से। नहीं, तो क्या बाकी सूबों ने मानने से मना कर दिया था? पीपल्स पार्टी ने आपको कहा कि हम सिंध में नहीं देंगे, सिर्फ हमें पंजाब में दे दो। देखें, अगर हमारी ऐसी कोई डिमांड ही नहीं है तो हम फिर यहाँ क्यों वो डिमांड्स माने? ये तो तभी पॉसिबल है ना सीट एडजस्टमेंट अगर नेशन वाइड हो। तो सूबे में जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है पंजाब में, कोई
उसमें कोई बेनिफिट नहीं है PMLN को कि वो सीट एडजस्टमेंट जो है वो पंजाब के अंदर करे। और हमारे पास जब मुकम्मल कैंडिडेट्स हैं पंजाब की हर सीट के अंदर, तो ये जिस तरह राणा साहब ने कहा कि ये चीना चीदा शीट्स पे शायद हो जाए, लेकिन एक बड़े स्केल पे ऐसा नहीं होने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, अब अगर आपका सीट एडजस्टमेंट नहीं होता, जिसका हमारी इत्तलात के मुताबिक जरदारी साहब इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है जो पार्टी की पॉलिसी होगी, जो पार्टी का फैसला होगा। अब पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुश्किलात नहीं हो जाएंगी अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होता, और अगर पंजाब में आपके पास सीट्स नहीं होती तो फिर आप वफाक में कैसे आएंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में, साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में वो इंशाअल्लाह ताला कम बैक करेगी और पहले से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। तो जहाँ तक हुकूमत बनाने का ताल्लुक है, हम सिंध में भी बेहतर हुए हैं, हम पंजाब के अंदर भी बेहतर हुए हैं, हम KP में भी बेहतर हुए हैं, बलोचिस्तान में भी बेहतर हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी मजबूरी या जरूरत नहीं है। शायद दूसरी जमातों को बाकी सूबों में मुश्किलात दरपेश हों, उनके पास लोग ना हो कि वो उनको होस्ट भी कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह पंजाब के अंदर ठीक है, हमारे पास अपने लोग मौजूद हैं और हम तो चाहते हैं सर आपकी पहले पंजाब असेंबली में 7 सीट्स थी ना, ताकि पीपल्स पार्टी जो है वो रिवाइव हो सके। हम कैसे 5-6 सीटें 10 सीटें लेकर और हम बैठ जाएं कि हम जदोजहद या कोशिश नहीं करेंगे कि पीपल्स पार्टी बेहतर हो। तो इसलिए हमारी कोई ये ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे। ठीक है, आपकी ये ख्वाहिश ठीक है, आपका कहना है कि आपकी ख्वाहिश नहीं है, ओके फाइन। मुझे एक और बात बताएं खुर्रम साहब, अब पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी पोजीशन मजबूत होगी, PMLN ये कहती है कि हम दोबारा से तख्ते पंजाब हासिल करेंगे। अब ऐसे में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी जाहिर सी बात है अपना वोट बैंक, अपना वोट में शेयर लेने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि ये जो PTI का वोट बैंक है, इसमें जो है वो आप इतने कामयाब हो गए हैं कि कुछ शेयर आपको मिल जाए, कुछ शेयर पीपल्स पार्टी को मिल जाए, PMLN का वोटर वापस वहां पर चला जाए? जो वोट बैंक है PTI का, उस पर सबकी नजरें हैं एक्चुअली। PTI का वोट बैंक न जी 1% या 2% भी नून को नहीं जाएगा, न नून को नहीं जाएगा, न PPP को जाएगा, ठीक है, न किसी और को जाएगा। PTI का वोट बैंक अगर जाएगा IPP को जाएगा। ना हाउ गुड वी गो, हम कैसे अपने आप को अच्छा प्लेस करते हैं और हम कितनी मेहनत करते हैं और कितना हम अपने दोबारा उन भाइयों के साथ मिलते जुलते हैं। हमारे अलावा ये आज आप प्रोग्राम देख रिकॉर्ड कर लीजिए, इनको 1% भी वोट नहीं जाएगा। वो वोट आएगा तो IPP को ही आएगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो आपको ये लगता है कि जो PTI का वोटर है वो IPP के साथ अटैच होने को तैयार है? हम उसके देखिए, मेरे से ज्यादा तो किसी ने मुखालफत नहीं की थी ना, सबसे ज्यादा लान तान या जो भी था इसके ऊपर तो मैंने वोट दी ना। तो अगर PTI का वोटर मुझे भी एक्सेप्ट कर रहा है कि आपने भाई अच्छा किया कि आप नून में नहीं गए, आप PPP में नहीं गए, आप अपनी जगह पे, यानी राणा साहब आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय कर रहे हैं, इस थ्योरी को? अगर सबकी नजरें PTI के वोटर पे, वो कहते हैं PTI के वोटर ना नून के पास जाएगा ना PP के पास जाएगा, वो अगर किसी के पास जाएगा तो इस्तेकाम पाकिस्तान के। देखें, जो PTI का वोट बैंक है वो अगर तकसीम हुआ, बल्कि तकसीम हो रहा है, बिखर गया है, तो वो उसका बेनिफिट IPP को तो डेफिनेटली जाएगा। फिर कुछ कैंडिडेट्स अगर उनके साउथ पंजाब से पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो वो वोट बैंक जो है वो पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट PMLN को मिलेगा, क्योंकि PMLN का वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, वो PMLN का इंटैक्ट रहेगा। और जो है वो PMLN इस वजह से 2/3 अक्सरियत से पंजाब में हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह। बात ये उनकी अपनी जगह है, खुर्रम साहब की अपनी जगह है कि जो PTI का वोटर है वो IPP को जाएगा, वो कहते हैं कि जी थोड़ा PP को जाएगा, थोड़ा शायद नून की तरफ चला जाएगा, लेकिन असल में वोटर कहाँ जाएगा और हम ये क्यों सोच के बैठ गए हैं कि वोटर कहीं ना कहीं चला जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के प्रोग्राम में शामिल होने का। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।